दोस्तों हाल ही में आई यूरोपियन एजेंसी के डेटा के अनुसार बताया जा रहा है कि 2024 में 402 बिलियन डॉलर जो था दोस्तों डिफेंस का इन्वेस्टमेंट था। किसका? तो यूरोपियन यूनियन का। ये इतना बड़ा नंबर है दोस्तों कि आप खुद ही सोचो कि चाइना का जो टोटल डिफेंस बजट है उसका ये 1.5 गुना अमाउंट है, और जो रशिया का जो डिफेंस बजट है उसका ये 3 गुना अमाउंट है दोस्तों। मतलब कि आपको दिखेगा कि ये इन्वेस्टमेंट जो मिलिट्री कंटेक्स्ट में किया गया है ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज के टाइम पे जिस हिसाब से जियो पॉलिटिकल सीनेरियो जो बदल रहा है, उस टाइम पे हम लोगों को अगर देखने को मिले कि इतना भारी जो अमाउंट है अगर किसी डिफेंस बजट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब कि हम लोगों को अभी भी जो है जियो पॉलिटिक्स वो इनसिक्योर नजर आ रहा है। दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे, और आज हम इसी चर्चा के बारे में बात करने वाले हैं और हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इस डिफेंस डील का या फिर इस इतने बड़े जो इन्वेस्टमेंट का आखिर क्या सिनेरियो है, इससे किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए अब इसको समझते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन का जो डिफेंस स्पेंडिंग रहा है 2024 के अनुसार जो 402 बिलियन डॉलर था, ये एक तरीके के बहुत बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर क्यों है दोस्तों? तो बात की जाए कोल्ड वॉर की, तो जो कि यूरोपियन यूनियन क्या हुआ था कि कोल्ड वॉर के बाद जैसे ही ये खत्म होता है 1990 के बाद, तो हम लोगों को दिखता है कि यूरोपियन यूनियन का बजट गिर जाता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कोल्ड वॉर जो था वो मेनली यूएस और रशिया के कंटेक्स में बताया जाता था, क्योंकि इसमें क्या होता था कि दोनों कंट्री फ्रंट पे आके नहीं लड़ते थे, इनडायरेक्टली छोटे छोटे जो कंट्रीज होते थे दोस्तों उनके माध्यम से इस लड़ाई को अंजाम देते थे और सैंक्शंस लगाते थे, टैरिफ लगाते थे। इस तरीके का इश्यूज क्रिएट होता रहता था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 1990 के बाद जब ये कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो यूरोपियन यूनियन करता क्या है दोस्तों कि अपनी जीडीपी का जो 2% है उस अमाउंट को थोड़ा कम कर देता है। लेकिन 2014 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन देखते हैं रशिया के थ्रू, और दोस्तों उसके बावजूद 2022 में जो यूक्रेन के साथ ये जो लड़ाई चल रही है जो अभी भी स्टिल एक्टिव है दोस्तों, तो हमको ये देखने को मिलता है कि अब क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है अब इनसिक्योर हो चुकी है। यही इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं 402 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट पे नजर आई है दोस्तों। इसके साथ साथ बात किया जाए तो अभी तक का ये जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। इसके कारण क्या होगा कि पूरे यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस जो है वो यूएस पे शिफ्ट हो जाएगा। खुद से डिपेंडेंसी कम होने के कारण अब हमको दिखेगा दोस्तों कि यूएस अब जो है अब और पावरफुल बनता हुआ नजर आए। दोस्तों अगर बात की जाए जियो पॉलिटिकल डायमेंशन से, तो जब से ये यूक्रेन का वॉर चल रहा है तब से कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन जो है दोस्तों वो एक खतरे में या फिर खुद को इनसिक्योर फील कर रही है, क्योंकि ये जो डिफेंस का बजट है जो कि 134 बिलियन डॉलर तो दोस्तों रशिया का है, उसके पैरेलली इंटू 3 टाइम्स हम लोग देखेंगे कि ये बजट किस पे शिफ्ट हुआ है, तो यूरोपियन यूनियन का दोस्तों। मतलब कि आप खुद ही सोच के देखो ना कि जब रशिया का बजट का ट्रिपल है और जो चाइना का जो बजट है उससे 1.5 गुना बजट जो अब यूरोपियन यूनियन इन्वेस्ट करेगा दोस्तों डिफेंस पे, ये कंप्लीटली यही दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन जो है अपना एक मिलिट्री ब्लॉक खुद से तैयार करना चाहता है। किसके माध्यम से? तो दोस्तों तो नाटो के तहत ये मतलब कि इन्वेस्टमेंट को बिल्ड करना चाहता है, या फिर नाटो के सपोर्ट से ये मिलिट्री ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब वो नहीं चाहता है कि वो किसी पे ऊपर डिपेंड रहे या फिर किसी से मिलजुल के अपने डिफेंस को चलाए। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे जिस हिसाब से रशिया कंसिस्टेंट जो लड़ रहा है या फिर सैंक्शंस लगा रहा है, यूरोपियन यूनियन भी कहीं ना कहीं उस पर सैंक्शंस लगा रही है। इसके कारण हुआ क्या है कि पूरा यूरोप का जो अगर हम लोग अर्थव्यवस्था देखें, इकोनॉमी जो देखें, वो लास्ट के कुछ वर्षों में हम लोग देखेंगे कि डिक्लाइन ही हुआ है दोस्तों। उसके साथ साथ बात की जाए इकोनॉमिक डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो ये जो 402 बिलियन का जो बजट है, मेनली जो डिफेंस का बजट गया है, ये आपको दिखेगा दोस्तों कि ये बजट में जो बढ़ाया गया है अगर, तो कहीं ना कहीं जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इनको कट करना पड़ेगा, उन स्कीम में कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन पैरेलली आपको ये भी समझना पड़ेगा दोस्तों कि अगर इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है तो डिफेंस सेक्टर में जॉब मिलेगा, आर्म्स का एक्सपोर्ट होगा दोस्तों, और टेक्नोलॉजी में भी ग्रोथ होगा, जो कि हम लोगों को दिखेगा कि जो अभी हाल ही के टाइम में अगर देखा जाए तो डिफेंस में मेनली जर्मनी और फ्रांस जो है इनको डायरेक्टली सपोर्ट भी मिलता है या फिर दोस्तों डायरेक्टली गेन भी करते हैं, क्योंकि फ्रांस जो है कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है दोस्तों, तो डिफेंस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है वो जोरों शोर से करता आ रहा है।
दोस्तों अगर बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मतलब जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी था दोस्तों, अगर हुआ क्या है कि 2024 के बजट के अनुसार 20% तो मेनली दोस्तों बजट का पोर्शन जो गया है वो मेनली किस पे गया है, तो साइबर डिफेंस पे, ड्रोन पे, एआई पे दोस्तों, या फिर मिसाइल्स पे। और उसके साथ साथ नाटो ने जो अपने ट्रूप्स को तैनाती कर दी है दोस्तों, कहाँ पे, तो बाल्टिक जो स्टेट है या फिर ईस्टर्न यूरोपियन बॉर्डर है दोस्तों, जिसकी सीमा रशिया और चाइना से मेनली लगती है, वहाँ पे उसने अपने ट्रूप्स को बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया दोस्तों? क्योंकि कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योर रहेगा तभी तो यूरोपियन यूनियन भी सेफ रहेंगे इस कंटेक्स्ट से। उसके साथ साथ दोस्तों ये भी दिखाता है कि ये एक मेनली ट्रेडिशनल वॉर नहीं है, टैंक्स और प्लेन ही का नहीं है दोस्तों, ये एक फ्यूचर के कंटेक्स्ट से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी के टाइम पे आप अगर देखोगे तो मेनली यूरोप और चाइना या रशिया के बीच में दोस्तों भारी नंबर्स में ट्रेड होते हैं। मतलब कि ये आंकड़ा जो है दोस्तों 500-600 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। उसके बावजूद दोस्तों ये डिपेंडेंसी, आई एग्री कि ये नियरली देखा जाए तो वॉर में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में देखा जाए तो वॉर का कोई सीमा नहीं होता है दोस्तों। खुद से खुद की जो बाउंड्री को मतलब कि अच्छा बनाना या फिर उसको मजबूत करना, ये हर कंट्री का अपना एस्पेक्ट होता है। तो सिक्योरिटी फोकस को है दोस्तों कि उसको एक्सपेंड करना है। इनफैक्ट देखा जाए तो रशिया से ही नहीं, चाइना से भी इसको टेररिज्म का डर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें तो ग्लोबल पावर बैलेंसिंग डायमेंशन के हिसाब से तो पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे अपने डिफेंस बजट पे यूएस आता था दोस्तों, कि जो अपने 916 बिलियन डॉलर स्पेंड करता था डिफेंस पे। उसके साथ साथ अब कौन आ चुका है दोस्तों, तो यूरोपियन यूनियन सेकेंड रैंक पे आ चुकी है। पहले दूसरे नंबर पे कौन था दोस्तों, तो पहले दूसरे नंबर पे होता था चाइना, जो कि उसका बजट 270 बिलियन डॉलर होता था। और तीसरे नंबर पे हम लोगों को रशिया दिखता है। मतलब कि ये जो ऑर्डर है दोस्तों अब हमको दिख रहा है कि यूएस वर्सेस चाइना का तो है ही, लेकिन अब यूएस प्लस आपको यूरोपियन यूनियन भी दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों पैरेलली वर्सेस में आपको रशिया और चाइना भी दिखेंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा दोस्तों कि ये इस तरीके का ब्लॉक बन रहा है कि यूरोप और यूएस एक कंटेक्स्ट में है और रशिया जो है और चाइना जो है वो सेपरेटली इन दोनों से लड़ रहे हैं। इस तरीके का कंटेक्स्ट दिख रहा है। मतलब कि इसका अफेक्ट हम लोगों को फ्यूचर में कहाँ पे दिखने वाला है, तो इंडो पैसिफिक में और वेस्ट एशिया के मेनली सी पोर्शन पे दोस्तों हम लोगों को ये देखने वाला है। और ये एक नए तरीके का मल्टीपोलर स्टेट भी हम लोगों को दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी ये जो जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट है कहीं ना कहीं एक डिवीजन क्रिएट कर रहा है। या फिर आप देखोगे दोस्तों तो फ्यूचर में एक जो चाइना और यूएस के बीच में जो एक तरीके का फिर से कोल्ड वॉर सा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इस जो टॉपिक है कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड चाइना, इसको मैं कोशिश करूंगा कि एक और सेपरेट वीडियो में आपके लिए मैं इसको मेंशन करूं। लेकिन दोस्तों सबसे खास बात यही है कि अब यूएस क्या है दोस्तों कि पहले फर्स्ट रैंक पे हुआ करता था, पहले चाइना सेकेंड रैंक पे था, लेकिन इसको अब ओवरलैप किसने कर दिया है, तो यूरोपियन यूनियन ने कर दिया है दोस्तों। जो कि ये रैंक जो दिखाता है कि अब यूएस और यूरोपियन यूनियन अब यूनाइट होकर कहीं ना कहीं एक डिफेंस या फिर दोस्तों कहीं न कहीं चाइना के अगेंस्ट आने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर बात करें अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया का पर्सपेक्टिव दोस्तों बिल्कुल ही क्लियर है। बिल्कुल ही क्लियर मतलब दोस्तों बैलेंसिंग एक्ट। कैसे, तो इंडिया क्या करता है कि रशिया से 60 से 65% का तो डिफेंस खरीदता ही है दोस्तों, उसके साथ ऑयल भी खरीदता है। हम लोग का इंपोर्ट रशिया से बहुत ही भारी मात्रा में है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के इतने ज़्यादा जो सैंक्शंस लग जाते हैं रशिया पे, इसके कारण ये रिलेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों बदले में हम लोग क्या करते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं उससे भी हथियार खरीदते हैं। कौन से हथियार खरीदते हैं दोस्तों, तो हम लोग फ्रांस से राफेल जेट खरीदते हैं, स्कॉर्पियन सबमरीन्स खरीदते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी का जो जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूरोपियन यूनियन का इस डिफेंस में, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये भी एक मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी बन के दिखेगा। इनफैक्ट दोस्तों इंडिया का जो इस तरीके का जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोग मतलब कि अगर वेस्टर्न के साथ जब मिलना है तो उसके साथ हम लोग अपने रिलेशन को बिल्ड कर लेते हैं। जहाँ सपोर्ट करने की बात आती है रशिया का, तो हम लोग उसका भी सपोर्ट करते हैं। जहाँ बात की जाती है ट्रेड रिलेशन की चाइना के साथ, तो दोस्तों हम लोग उसके साथ भी अपने रिलेशन को बिल्ड कर लेते हैं। मतलब दोस्तों कि हम लोग एक सिंगल फोकस डायरेक्शन पे हम लोग नहीं चलते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने मतलब कि डायमेंशन को क्लियर रखें, हर कंट्री के साथ अपने रिलेशन को पॉजिटिव और अच्छा बना के रखें कि कल के डेट में कहीं ना कहीं हम उन सब के कारण हम लोगों को इम्पैक्ट ना हो।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर ले, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों हम बनाते हैं करंट अफेयर बेस्ड ऑन यूपीएससी, बीपीएससी या फिर दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।